हाँ प्रिय विद्यार्थियों, एनएनएमएस के एग्ज़ाम कल हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जो 7th क्लास की साइंस है उनमें से डेफिनेट 35 साइंस के पर्सन आएंगे। तो 2 डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लगभग मान ले 17 यानी 17.5 है, तो ये 18% 8th क्लास में से आ सकते हैं, 17% 7th क्लास में से आएंगे। और इस वीडियो में हम 7th क्लास की संपूर्ण विज्ञान को ऑब्जेक्टिव रूप में यानी हम कहें सारांश के रूप में लेके आए हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और लगभग हम कहें कि 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर आपकी क्लास 7th है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जाम में यदि क्लास 7th से संबंधित विज्ञान के प्रश्न आए तो आप उसको पूर्णतया सही कर दें। तो चलिए समय खराब न करते हुए जनक पादप के काया की भागों से नए पादप के उत्पन्न प्रक्रम को कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें, पादप का काया की भाग क्या होता है? जड़, तना और पत्ती। यानी जड़, तना और पत्ती से यदि कोई पादप का निर्माण होता है, पत्ती से यदि पादप का निर्माण होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। और कायिक जनन भी क्या होता है प्यारे बच्चों? एक प्रकार से अलैंगिक जनन है, यानी ये पादप की काया है, जड़, तना और पत्ती। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पादप के काया की भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती और से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम काया की जनन कहलाता है। ऐसे पुष्प का जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं वो प्यारे बच्चों एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे हम एक लिंग में कहें पपीता इसके अंतर्गत आ जाएगा, और जो हमारे पास में तोरियों की बेल होती है वो इसके अंतर्गत आती है। यानी ऐसे पुष्प के जिसमें केवल नर व मादा जनन अंग होते हैं। तो ध्यान रखें, नर जनन अंग पुष्प का होता है पुंकेसर। कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। और मादा जनन अंग के बारे में बात करें तो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर। यह आप ध्यान रखें। पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर और नर जनन अंग पुंकेसर होता है। परागकणों का उसी पुष्प या उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर रूपांतरण। तो देखिए, परागकणों का उसी या उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र पर रूपांतरण तो जो होता है, हम कहें उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकण से वर्तिकाग्र पर रूपांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वपरागकण। क्या कहलाता है? स्वपरागकण कहलाता है। स्वपरागगण, स्वपरागगण, स्वपरागकण क्या होता है? जब उसी पुष्प का यानी जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो इस घटना को स्वपरागकण कहते हैं। नर व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। और यहाँ पे हम कहें बीजों का प्रकीर्णन। प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। बीज एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो यह वायु के द्वारा होता है और जल के द्वारा होता है, और यानी हम कहें पक्षियों के द्वारा भी यह होता है। तो ध्यान रखें, वायु, जल और पक्षियों के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। मिलान वहाँ नहीं करना है, आपको प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से पहचान लेना। तो देखिए, कली और मुकुलन द्वारा जनन होता है यीस्ट में और आँख आलू में। यानी आपने कभी आलू देखा होगा, आलू के ऊपर ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती है और यहाँ पर इनसे एक नया पौधा लगता है तो इसको कहा जाता है आँख कहा जाता है। फिर हम कहें खंडन के द्वारा किसमें जनन होता है? खंडन विखंडन के द्वारा स्पाइरोगायरा, ये शैवाल में। पंख हैं वो मेफिल के द्वारा होते हैं, और बीजाणुओं के द्वारा जो जनन है वो डबल रोटी की फफूंद में होता है। तो ध्यान रखें, बीजाणु डबल रोटी की फफूंद को कहा जाता है, हम कह सकते हैं यीस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पादपों में जनन का भाग है उसे कहते हैं पुष्प। देखिए, पत्ती, तना और मूल, और हम कह सकते हैं पत्ती, तना और मूल जो होते हैं वो इसके कायिक भाग होते हैं। क्या होते हैं? कायिक भाग। पुष्प इसका जनन भाग होता है। फिर नेक्स्ट है, नर व मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है तो निषेचन कहलाता है। और यह भी ध्यान रखें, परागगण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प के किसी
उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस घटना को परागगण कहा जाता है। और मैंने पहले ही बताया है, परागकण जो होते हैं वो नर युग्मोद्भिद होते हैं पादप के अंदर, और ये परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। और बीज का निर्माण प्यारे बच्चों, बीज का निर्माण बीजांड में होता है। फिर चलिए, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और तो ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, परिपक्व होने पर अंडाशय किसका निर्माण करता है? तो देखिए यहाँ पर बीज का निर्माण तो होता है बीजांड से, फल का निर्माण होता है अंडाशय से, और पुंकेसर नर जनन भाग है पुष्प में, स्त्री केसर मादा जनन अंग भाग हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला डबल रोटी का फफूंद है। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करते हैं तो हम कह सकते हैं ब्रायोफिलम है, तो ये पत्ती द्वारा जो होता है उसमें जनन होता है। ब्रायोफिलम की हम कहें इस प्रकार की पत्ती होती है, ये जब नीचे पड़ जाती है तो इससे एक नया पादप बन जाता है। तो आप यह ध्यान रखें, यानी हमारा जो बापू हैं वो हमें बहुत मेहनत करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे सक्सेस हो। बैक का मतलब ब्रायोफिलम, यानी पैक का मतलब पत्ती। ब्रायोफिलम के द्वारा किस में जनन होता है? पत्ती में जनन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह संकेत थोड़े से एक समझ लें किस प्रकार के हैं। विद्युत सेल, यदि हम कहें विद्युत सेल का क्या संकेत होता है? सेल में एक बड़ा सिरा रहेगा और एक छोटा सिरा रहेगा। ये ध्यान रखें, ये संकेत दिया रहेगा। बड़े सिरे पर प्लस आवेश होगा, छोटे सिरे पर माइनस आवेश होगा, और विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, इस प्रकार से होगी। तो जो सेल होगा इसमें एक बड़ा सिरा एक छोटा सिरा रहेगा, बड़े सिरे पे प्लस और माइनस। विद्युत बल्ब आप जानते ही हो, इस प्रकार का चिन्ह देके ये विद्युत बल्ब का संकेत है। नेक्स्ट चलते हैं। स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है? स्विच ऑन की स्थिति में क्या होगा कि जो आपके पास में ये कुंजी दी हुई होती है, इसका मतलब होता है कुंजी, इसका मतलब होता है कुंजी, और यहाँ पर मिंडी लगी हुई है, इसका मतलब स्विच ऑफ है परिपथ में। यदि यह मिंडी नहीं लगी है, इसका मतलब है ये खुली कुंजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच ऑफ। देखिए यहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है। इस प्रकार से यदि हमारे पास में मान लीजिए सपोज कीजिए कोई कहे विद्युत परिपथ बंद परिपथ कैसा होता है, तो ये बड़ा ये छोटा चिन्ह होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। एक बार यदि आप 30 मिनट वीडियो देख लेते हैं तो आपकी 7वीं की विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा आप एनानमस में आसानी से हल कर देंगे, यही हमारा उद्देश्य है। यह प्यारे बच्चों होता है एमीटर। एमीटर का काम होता है विद्युत धारा मापना। विद्युत धारा मापने का काम एमीटर करता है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था, बड़े वाले पे प्लस छोटे पे माइनस, विद्युत धारा ए से जाएगी और यहाँ पे वापस आ जाएगी, और यह हमारे पास में कहलाता है बंद विद्युत परिपथ। तो इसमें विद्युत धारा होगी। यदि मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास में यहाँ पर इस चित्र को इस प्रकार से बनाई, ये बड़ा ये छोटा, और यहाँ पर ये जो बल्ब दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ये एमीटर हैं, और मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने इस प्रकार से इस तार को क्या है तोड़ दिया, तो धारा यहाँ से जाएगी लेकिन यहाँ पर वापस इस ऋण टर्मिनल पे नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ये खुला परिपथ है। कैसा परिपथ है? खुला परिपथ है। ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो खुला परिपथ है, और ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे बंद परिपथ कहते हैं। बैटरी देखो क्या है। बैटरी क्या होती है प्यारे बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। यानी ये वाला प्लस ये वाला माइनस, इस प्रकार ये प्लस है ये वाले पर माइनस आएगा, तो हम ये कह सकते हैं बैटरी। आपने अक्सर घरों में बैटरी को देखा होगा, इस प्रकार से बैटरी होती है। इसमें आप 2 या 3 से अधिक सेल डाल देते हैं और एक पे इधर प्लस होता है तो इधर एक साइड में माइनस होता है। तो बैटरी का संकेत ये ध्यान रखना इस प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट है संयोजी तार। तो तार का संकेत तो ये लगभग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो यह संकेत आपके समझ में आ गए होंगे किस प्रकार के क्या संकेत होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द कल आपके एनानमस के एग्जाम हैं, तो ये 7वीं क्लास की विज्ञान है। आप
30 मिनट के अंदर आसानी से इसको समझ सकें और इसके नोट्स भी बनाते रहें। एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं जो इनमें 17% आएंगे उनके आप अच्छे से हकदार बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, विद्युत सेल में प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को दर्शाती है, यानी धन टर्मिनल को दर्शाती है। टर्मिनल का मतलब सिरा। दो या दो से अधिक विद्युत सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है, बैटरी। जब किसी विद्युत हीटर में स्विच ऑन है तो इसका जो तार हैं, यानी जो हम कहें तार हैं, वो रक्त तप्त हो जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षित युक्ति को क्या कहते हैं? इसका हम आपको क्या है और डिटेल के अंदर बताएंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आगे आज के वीडियो में लेके आएंगे, किस प्रकार से काम करता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये संपूर्ण ऊष्मा की हानि, जो संपूर्ण विद्युत धारा की हानि है वो ऊष्मा के रूप में कर देता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो सुरक्षा की जो युक्ति होती है तापीय प्रभाव पर आधारित, उसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर चलिए और आप कंफ्यूज में रहेंगे, फ्यूज लिख लेना, जो सुरक्षा का काम करती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य है? दो सेलों की बैटरी को बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए, ये प्लस ये माइनस और यहाँ पर है माइनस, ये यहाँ पे प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। चलिए इसको समझते हैं। पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। ये तो सेल है, इसको आपस में जोड़ा जाता है। तो दो सेलों को बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, नहीं, यानी ऋण को किससे जोड़ा जाता है? धन से जोड़ा जाता है। तो ये सत्य क्या है? गलत है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित ताप से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिलगेट का टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज जो है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यानी हम कहें पीबी व एसन का बना हुआ होता है, लेड व शीशे का बना हुआ होता है। पीबी व एसन का यानी लेड व शीशे का फ्यूज का तार बना हुआ होता है और फ्यूज का गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत चुम्बक विद्युत पदार्थ को आकर्षित नहीं करते, बिल्कुल गलत हैं। विद्युत चुम्बक उन्हें कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभासी होते हैं और एक प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक। वास्तविक तो देखिए, नहीं किया जा सकता तो अ है अनुपस्थित। तो हम कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर हम कह सकते हैं यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा हो तो यह किस प्रकार का, यानी यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। किससे बना हुआ होगा? उत्तल दर्पण से बना हुआ होगा। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करते हैं? हमेशा प्रतिबिंब को आभासी बनाते हैं और साइज में छोटा बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण की विशेषता है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर जो साइड में शीशे लगे हुए होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। यदि प्रतिबिंब बिंब के साइज का बने तो ये दर्पण कहलाता है। प्यारी बच्चों, प्रतिबिंब यदि सदैव बिंब की साइज का बने तो ये दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। जो हम अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होते हैं? बिंब के आकार के। प्रतिबिंब का नाम आप ध्यान रखना, किसी वस्तु का चित्र प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखें, पर्दे पर प्राप्त नहीं करने वाला प्रतिबिंब आभासी है, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और यह भी ध्यान रखें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या बनते हैं? सीधे बनते हैं। अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं? वास्तविक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य कथन बताइए कौन से हैं, क्या है असत्य? हम उत्तल दर्पण से आवर्धित व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी आवर्धित का मतलब है बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से सीधा प्रतिबिंब जरूर बनाता है, लेकिन आभासी भी बनाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी
सीधा सीधा वह वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो यह नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारे पास में, यह आपके पास में आ सकता है कि जो ऊन से संबंधित हैं उसमें किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है ऊन प्राप्त करना। ऊन प्राप्त करना, इस पार्ट में यही एक जो है मैटर है, चरण महत्वपूर्ण है। चरण में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन, अभिमार्जन क्या होता है? जो हम मान लीजिए हमारे पास में कोई ललडी है, उसकी ऊन कतर लेते हैं, तो जब उसकी ऊन को कतरते हैं तो इस ऊन को धोते हैं। धोने से क्या हो जाता है, उसमें जो चिकनाई और अशुद्धि दूर हो जाती है, तो उसे अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के बाद में प्यारे बच्चों जो प्रक्रम काम में आएगा वो आएगा छटाई। कौन सा प्रक्रम काम में आएगा? छटाई। और छटाई के बाद में जो प्रक्रम काम में आएगा वो आएगा बर की छटाई। बर की छटाई, बर की छटाई। और बर की छटाई के बाद में हम इसकी आती है रंगाई। क्या आती है? रंगाई आती है। रंगाई के बाद में क्या आता है? यानी रीलिंग आता है। रीलिंग का मतलब होता है इसके बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं, फिर इससे धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? धागा। तो ये ध्यान रखें, यह क्रम आप अपने दिमाग में नोट कर ले। चलिए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। अभिमार्जन, अभिमार्जन। अभिमार्जन के बाद में क्या आएगा? अभिमार्जन के बाद में आएगी छटाई। छटाई, छटाई के बाद में आएगी बर की छटाई। बर की छटाई, बर की छटाई का मतलब होता है जैसे हम देखते हैं ना, कोई गांठदार यदि कोई ऊन आ जाती है उसको अलग कर लेते हैं, तो बर की छटाई। बर की छटाई के बाद में हमारे पास में आ जाता है रंगाई। क्या आती है? रंगाई आती है। रंगाई के बाद में आता है रीलिंग। रीलिंग के बाद में आता है यानी धागा, और धागे से फिर वस्त्र बनते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, ऊन की जो कटाई है, कटाई के बाद में प्रक्रम कौन सा आएगा? अभिमार्जन आएगा। कौन सा प्रोसेस आएगा? अभिमार्जन। अभिमार्जन के बाद में छटाई, फिर बर की छटाई, और बर की छटाई के बाद में हमारे पास में आएगा रंगाई, और फिर आएगा रीलिंग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके पास में 7th क्लास का एनसीईआरटी का ये आपको पेपर है। जो एनसीईआरटी बेस पे किताब है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हल करा रहे हैं, जिससे आपके 7th क्लास है वो मात्र 30-40 मिनट में जो विज्ञान की किताब है वो पूरी हो जाए। और हमें पता है कि इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एनानमस में हो सकता है संभावित आपके हेल्प करें। नेक्स्ट प्रश्न में इस प्रकार से है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब अभी मैंने बताया था, काटी गई ऊन की सफाई। तो देखिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। अभिमार्जन क्या है? तो विकल्प में आप ढूंढ लेना कटी गई ऊन की छटाई। सहतूत की पत्तियां, यहां पर क्या होता है? रेशम कीट का भोजन। याक क्या होते हैं? याक होते हैं ऊन देने वाले जंतु। कोकुन क्या होते हैं? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल से मुख्यतया जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह हैं पत्तियां। ध्यान रखें, पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पत्तियों में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम तत्व होता है। इस कारण पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। और क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पादप भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसीलिए पादप स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या, चलिए देखते हैं। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? तो हम कह सकते हैं रंध्र के द्वारा। यानी यहाँ पर रंध्र पत्तियों में ही पाए जाते हैं। तो पत्तियों में पाए जाने वाले, पत्तियों के निचली अधिचरम में पाए जाने वाले सूक्ष्म छोटे छोटे रंध्र को क्या, छिद्र को रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है।
तो यहाँ पर अमरबेल परजीवी का उदाहरण है और जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। कीट भक्षी पादप का घटपर्णी उदाहरण है। और ध्यान रखना, कीट भक्षी पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल का यदि हमें उदाहरण देखा जाए तो वो परजीवी का उदाहरण है और स्वपोषी के अंतर्गत ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इसमें पादप आ जाएंगे, वह हरे सेवाल इसके उदाहरण हैं। मर्तोपजीवी के अंतर्गत ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ये सूक्ष्म जीव जो मर्तजीवी कहलाते हैं। इन्हें ध्यान रखना, इन्हें अपघटक भी कहते हैं, अपघटक भी कहा जाता है। और ये होते हैं जीवाणु व कवक। और परपोषी का मतलब क्या होता है, परपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं पादप और यानी स्वपोषी के अलावा तमाम जीव। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प हैं। प्यारे बच्चों, कीटों को आहार बनाने वाला पादप का नाम है घटपर्णी पादप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है, मंड या इसे स्टार्च कहा जाता है। यानी पादप जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं वो श्रृंखला के रूप में करते हैं, भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण में। और ये श्रृंखला होती है प्यारे बच्चों ग्लूकोज, क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और इस ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, वो भंडारण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। तो यह महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें, पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद बनता है, तो यहाँ पर हम कहें कि जो हम प्रकाश संश्लेषण में पादप बनाते हैं वो श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और श्रृंखला का यानी भोजन ये श्रृंखला होती है, इसको किस रूप में संचित करते हैं, मंड व स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। यह ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में यह इसीलिए इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया जा रहा है क्योंकि पहले आपको वीडियो है अपलोड किया जा चुका है। कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर लें एक बार 7th क्लास का, जिससे आप आसानी से और भी जो तमाम सब्जेक्ट हैं उनका आज के दिन आप हैं जो उनको सब्जेक्ट के बारे में टाइम दे सकें। तो चलिए यहाँ पर आप जो पादप के बारे में हम कहें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो चलिए एक बार हम इसको जो हैं अति शॉर्ट के रूप में समझते हैं। मान लीजिए पादप की पत्तियां हैं, तो ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है और यह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है। सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है। सूर्य का प्रकाश पादप की पत्ती पे पड़ता है। प्लस हम कह सकते हैं पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। और जड़ों द्वारा यहाँ से पहुँचाया जाता है जल। तो जड़ें जो हैं जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाती है। तो ये 4 चीज़ें मिलके प्यारे बच्चों क्या बनाती है, यानी हम कहें श्रृंखला और प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है। यह सह उत्पाद होता है। क्या होता है, सह उत्पाद होता है। मेन जो उत्पाद है वो श्रृंखला होता है और इस ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनको ऑब्जेक्टिव को हल करने का प्रयास करते हैं। लाला ग्रंथि, ये लाला ग्रंथि क्या करती है, लार रस का स्त्रावण करती है। आमाशय क्या करता है, अम्ल का स्त्रावण करता है। यकृत क्या करता है प्यारे बच्चों, यकृत जो हम कहें तो वो पीत रस का स्त्रावण करता है। यकृत पीत रस का स्त्रावण करता है। मलाशय जो होता है वो क्या करता है,
बिना पचे भोजन का भंडारण करता है, यानी अपचित भोजन का भंडारण करता है। शुदांतर, यह महत्वपूर्ण है, शुदांतर पूरा करता है, यानी जो पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण पाचन है वो शुदांतर में होता है, और शुदांतर में ही जो होता है पचित भोजन रक्त के साथ अवशोषित होता है। वृदांतर है वो जल का अवशोषण करता है, हमारा जो अपचित जल भोजन है वो वृदांतर में आ जाता है, तो इसमें जो जल का अवशोषण है वो वृदांतर के द्वारा किया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ये है, क्या कारण है हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? क्योंकि ग्लूकोज ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं, तो यह ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? पचित भोजन का तो हम कहेंगे शुदांत्र में, शुदांत्र में, यानी इसका मतलब शुदांत्र का मतलब होती है छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। भोजन को चबाना, यह हमारे मुख्य गुहा में होता है। क्या होता है? मुख्य गुहा में होता है। जीवाणु का नष्ट करना, यह हमारे आमाशय में होता है, यानी आमाशय में HCl का स्त्रावण होता है, जो यदि हमारे भोजन के साथ में कोई जीवाणु आता है उसको नष्ट कर देता है। भोजन का संपूर्ण पाचन है वो क्या कहाँ पे होता है? शुदांत्र में, शुदांत्र में होता है, यानी छोटी आंत में। मल का निर्माण कहाँ पे होता है? मल का निर्माण प्यारे बच्चों मलाशय में होता है। कहाँ पे होता है? मलाशय में मल का निर्माण होता है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। यह प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक जो है फैक्ट प्रश्न 100% पूछे जाने की उम्मीद है। जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतया पाचन हो जाता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से श्रृंखला बनते हैं, अर्थात ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन होने से एमिनो अम्ल बनता है। वसा का जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। और दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? शुदांत्र में पाए जाते हैं। इनका कार्य है पचित भोजन को रक्त में अवशोषण कराना। पीत का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान रखना, पीत का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतया किस अंग के द्वारा होता है? तो विकल्प में वृदांतर के द्वारा होता है, यानी हम कहें लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भोजन के मुख्य चरण हैं, तो ध्यान रखना यह महत्वपूर्ण है। अंतःग्रहण हम कह सकते हैं, अंतःग्रहण, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, और पचित भोजन का अवशोषण होना, फिर स्वांगीकरण आता है स्वांगीकरण होना, यानी फिर ये अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उनको विभिन्न भागों तक भेजना, फिर होता है निष्कासन, यानी अपचित भोजन को बाहर निकालना। ये क्रम भी आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस का स्त्रावण होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। हमारा आमाशय किसका स्त्रावण करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी, और ध्यान रखना श्लेष्मा का भी स्त्रावण करता है। किसका स्त्रावण? श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्रावण करता है। शुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। दीर्घरोम, यह महत्वपूर्ण है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। किस में करता है? खाद्य धानी में करता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में जो जनन है वो द्विविखंडन के द्वारा होता है, और अमीबा कूटपाद के द्वारा गमन करता है और भोजन को भी कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। बस अमीबा के बारे में इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये अमीबा हैं, इसमें केंद्रक हैं, ये कूटपाद हैं, पादाप कहते हैं, जिन्हें पादाप कहा जाता है। ये मान लीजिए इसके पास में कोई भोजन का कण आ गया तो ये क्या करेगा? चारों ओर एक कूटपाद बना लेगा, इसको अंदर टचक लिया, ये अंदर चला जाता है और खाद्य धानी में इसके भोजन का पाचन होता है और फिर दूसरे सिरे से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण। नेक्स्ट है अमीबा में संवरण और पाचन, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है
जो जंतु जुगाली करते हैं उन जंतु को रूमिनेट जंतु कहा जाता है। आपने देखा होगा गाय है या बकरी है, भोजन को यानी घास को खाने के बाद में वो बार बार अपने मुंह से चबाते हैं, तो इन्हें यानी क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेट अथवा रोमेंती जंतु, पशु, हिरण आदि में रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, यानी इसके सेलुलोज का पाचन होता है रूमेन में। तो प्रश्न आ सकता है रूमिनेट जंतु में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रूमेन में होता है, जिनमें एक जीवाणु पाया जाता है। बहुत से जंतु वे मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु नहीं पाया जाता। फिर यहाँ पर इसमें चलिए, इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं। अब यह है वृद्धांत्र। यह वृद्धांत्र शुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा व अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस के रूप में मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। तो आमाशय जो होता है, आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है वो श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस का स्त्राव करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है, जिससे क्योंकि जो HCl होता है वो इतना भयानक होता है, यदि हमारे शरीर पर गिर जाए तो ये शरीर के अंग को क्या कर देता है, वहाँ पर छिद्र बना देता है। लेकिन आमाशय में HCl होते हुए भी आमाशय पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसके चारों ओर श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है जो HCl से सुरक्षा करता है। फिर हम कहते हैं कि अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही ये कौन से माध्यम में काम अम्लीय माध्यम बनाता है, जिसमें पाचक रस क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस या जठरस प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटन करते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन का जो पाचन है वो अम्लीय माध्यम में होता है, यानी हम कह सकते हैं आमाशय में भोजन यानी इस प्रोटीन का पाचन होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, चलिए यकृत, ये पाचक ग्रंथियां हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग दाहिने भाग में स्थित होती है। हमारे शरीर के दाहिने भाग में यकृत पाया जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस का स्त्राव करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में पीत का क्या होता है, संग्रहण होता है। पीत रस भी वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, वसा का पाचन कौन करता है, पीत रस करता है। कौन करता है, पीत रस करता है, ये ध्यान रखें। फिर अग्नाशय हल्के पीले रंग की क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पे क्रिया करते हैं तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत्र के निचले भाग में चला जाता है, जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब देखिए शुद्धांत्र, ध्यान रखें, सबसे आंत्र की सबसे जो छोटी आंत होती है, आपके प्रश्न आ जाए किस आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बड़ी आंत मत कर देना। बड़ी आंत तो इसीलिए कहा जाता है इसका व्यास ज़्यादा होता है, यानी चौड़ाई ज़्यादा होती है। छोटी आंत से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। जो आहार नाल में सबसे ज़्यादा लंबाई वाला भाग है वो शुद्धांत्र है। छोटी आंत है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और यह अत्यधिक कुंडलित होती है। यकृत व अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। फिर यहाँ पर एक यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमारा जो आमाशय होता है प्यारे बच्चों, आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा चपटा जे आकृति का होता है। कैसा होता है, जे आकृति।